तो ये सरकार जो मुख्यमंत्री जी भाषणों में कहते हैं हम उत्तराखंड के हित का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बताएं ना कि ये जो जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें उत्तराखंड का हित कहां छुपा हुआ है, उस बातों को उजागर करें ना। अभी भी वक्त है कि सरकार चेते, सरकार इस प्रकार के उल्टे काम न करे कि हमारे 25,000 युवाओं का भविष्य दांव पर लगे। दोस्तों नमस्कार, गणेश गोदियाल किन 25,000 युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं। आप गणेश गोदियाल की जुबानी ही इस वीडियो में आगे सुनेंगे। गणेश गोदियाल को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। गणेश गोदियाल अब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे, लेकिन इसके अलावा गणेश गोदियाल का ध्यान अन्य मुद्दों पर भी बना हुआ है। आज गणेश गोदियाल ने किस प्रकार से सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और उपनल कर्मियों के पक्ष में खड़े हुए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया जो हाई कोर्ट ने सुनाया। गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा आगे आप इस वीडियो में विस्तार से सुनेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते हैं गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है। प्रदेश में उपनल के माध्यम से कार्योजित करीब 20 से 25,000 कार्मिकों को उस समय बड़ी राहत का अनुभव हुआ था जब माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया और सरकार को आदेश दिया कि सरकार इनके नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाए और जब तक वो नियमावली तैयार होती है तब तक सरकार उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दे। ये माननीय न्यायालय का आदेश था, नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश था। मैं समझता हूं कि सरकार अगर जन कल्याणकारी होती, युवाओं के कल्याण की बात सोचती तो सरकार को एक आधार मिल गया था कि भाई चूंकि कोर्ट ने बोला है इसलिए ये आवश्यक है कि हम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार युवाओं के कल्याण के बारे में नहीं सोचती और सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, इस फैसले के खिलाफ अपील की, इस आदेश के खिलाफ अपील की और अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, कल की बात है, कल ये ज्ञात हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सरकार की अपील थी वो खारिज हो गई और ये कहा गया कि जब अपील खारिज हो गई तो ये माना जाता है, ये तय है कि जो हाई कोर्ट का आदेश था वो स्टैंड करता है। अब एक तो उन कार्मिकों के लिए बड़ा सेटबैक वो था कि जब सरकार अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उपनल के उन हमारे साथियों के लिए जो कि उत्तराखंड से हैं और 15 से किसी को 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20-20 साल भी हो गए और वो 20 साल से अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए संघर्षरत हैं और इस उम्मीद में कि एक न एक दिन उनके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन सरकार उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये उनके लिए बड़ा सेटबैक था। और फिर परसों जब ये आदेश आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश स्टैंड करता है, एक उम्मीद जगी उनकी फिर। लेकिन फिर अब ये सुनाई दे रहा है कि ये युवाओं के हितों की अनदेखी करने वाली उत्तराखंड की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दाखिल की जाए। एसएलपी का मतलब होता है कि स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की जाए और इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी कीमत पर इन युवाओं को राहत देने के मूड में नहीं है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसलिए चुनी जाती है कि सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए वो सब काम करे जो उन्हें करने चाहिए। अगर सरकार को रास्ते पता नहीं है तो मैं सरकार को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उस प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हूं और रास्ता उन्हें दिखाना चाहता हूं कि जब मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष था तो हमारे पूरे बोर्ड ने, मतलब उसमें मैं भी था और उसमें अन्य पार्टियों के लोग भी थे सदस्य के रूप में, क्योंकि वो एक ऐसा बोर्ड था जिसमें सदस्य सब दूसरी पार्टी के थे और अध्यक्ष में था। लेकिन हम सब ने मिलकर, मैं अध्यक्ष था और मैं कर्मचारियों के रोज की उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रस्ताव को लाया कि बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी, क्योंकि पदों के सृजन के सापेक्ष सीनियरिटी के आधार पर लोगों को परमानेंट कर सकती है,
लेकिन नए पदों का सृजन नहीं कर सकती। लिहाजा जब तक नए पदों का सृजन नहीं हो जाता और जब तक पूरे के पूरे लोग स्थायी रूप से एकोमोडेट परमानेंट नहीं हो जाते, तब तक सबको समान कार्य समान वेतन मिलेगा। उनकी हमने कैटेगरी बना दी कि भाई 10 साल वाले को इतना, 15 साल वाले को इतना और इससे अधिक वाले को पूरी सुविधाएं, पूरा वेतन। और यही आदेश माननीय, इसी आशय का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। अब सरकार को तकलीफ क्या है? मैं समझता हूं कि सरकार तानाशाही है, इसलिए सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो तानाशाही है। लोग विभिन्न ऐसे मुद्दों पर वोट दे रहे हैं जिन मुद्दों का हमारे जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है बल्कि नकारात्मक प्रभाव है। ऐसे मुद्दों पर सरकार लोगों को बरगलाकर वोट प्राप्त कर रही है। और जब सरकार को यह ट्रिक पता चल गई है कि लोगों को ऐसे मुद्दों पर बरगलाकर वोट लिए जा सकते हैं, तो सरकार लोगों के भले की क्यों सोचेगी? एक तरफ उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, एक तरफ उपनल, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, भोजन माता और तमाम आशा कार्यकर्ती, इस प्रकार से तमाम लोग आज अपने जीवन की बेहतरी का रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे बेहतर होगा। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में 1200 लड़के अन्य प्रदेशों के पोस्टमैन और पोस्टमास्टर बन के आ गए। और उसके अलावा एम्स और अन्य बड़े बड़े संस्थानों में बाहर के प्रदेशों के बच्चों को सब नौकरी मिल रही है। सहकारिता विभाग में जब कोविड का दौर था तब आपको याद होगा कि अन्य प्रदेशों के लोग किस प्रकार से एकोमोडेट किए गए कि उस परीक्षा को भी, जबकि स्कूटर निकलने की परमिशन नहीं थी, बाहर कहीं दूसरे जगह दिल्ली, गाजियाबाद या नोएडा कहीं वो परीक्षा आयोजित की गई। कौन गया होगा उत्तराखंड से उस परीक्षा में? तो ये सरकार, जो मुख्यमंत्री जी भाषणों में कहते हैं हम उत्तराखंड के हित का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बताएं ना कि ये जो जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें उत्तराखंड का हित कहां छुपा हुआ है, उस बातों को उजागर करें ना। अभी भी वक्त है कि सरकार चेते, सरकार इस प्रकार के उल्टे काम न करे कि हमारे 25,000 युवाओं का भविष्य दांव पर लगे। मैं एक बात और जानता हूं, मुझे पता लगा है कि सरकार इस कोशिश में है कि कुछ और लोगों को कोर्ट भेजकर इस मामले को और रायता फैलाना चाहती है। और वो लोगों की, जिन लोगों को सरकार कोर्ट भेजने का जुगाड़ कर रही है, उनका तर्क ये है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं और चूंकि इनको पद पर रखने से हमारी तैयारी पर, हम पर प्रभाव पड़ता है कि हमें आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। सरकार जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उन पदों का डिवीजन करे कि कौन से ऐसे पद हैं जो इन बच्चों को तैयारी के आधार पर आगे लोक सेवा आयोग के माध्यम से या अन्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जो हमारी नौकरियां खाली हो रही हैं, जो जॉब खाली हो रहे हैं, उनमें उनको डाले। और ये जो पहले से काम करते आ रहे हैं लोग हैं, ये ग्रुप डी के हैं, उनको कैसे समायोजित किया जा सकता है, ग्रुप सी के हैं, उनको कैसे समायोजित किया जा सकता है, इस पर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। पर सरकार की मंशा ऐसी है कि सरकार यहाँ के युवाओं का कल्याण करना नहीं चाहती है। और सरकार को शायद ये है कि यहाँ के युवाओं ने अगर अंततोगत्वा वोट अगर उन बातों पर देना है जिन बातों को सरकार प्रचारित करके वोट हथियाने के हथकंडे हमेशा से अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, अगर उन्हीं मसलों पर लोगों ने वोट देना है तो सरकार को करने की जरूरत भी क्या है। लेकिन फिर भी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार उन लोगों के साथ बैठक करे, अपने सचिवों को उस बैठक में लगाए कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप किस प्रकार से इन्हें समायोजित किया जाता है, इस पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे।